गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू ट्रिपलेस। आज हम लोग बैंकिंग सेक्टर के एग्ज़ाम्स के लिए रीजनिंग के सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे कि बैंकिंग सेक्टर्स में क्या क्या पैटर्न किस तरह का रहता है एग्ज़ाम का और सिलेबस क्या क्या रहता है एंड किस तरह से पेपर में एग्ज़ाम में अप्रोच करनी है आपने पेपर कंप्लीट करने के लिए विद इन 20 मिनट्स में। उसी के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात करें पैटर्न क्या रहता है एग्ज़ाम का। तो जैसे कि आपको पता है पीओ के एग्ज़ाम की सबसे पहले अगर हम बात करें तो पीओ के एग्ज़ाम में हमारे पास 3 स्टेजेस रहती हैं। फर्स्ट स्टेज रहती है हमारे पास प्रीलिम्स, जिसमें आपके पास 35 क्वेश्चंस होते हैं 35 मार्क्स के, एंड उसमें हमारे पास टाइम रहता है 20 मिनट्स का। ठीक है। देन सेकेंड स्टेज आती है हमारी प्रीलिम्स के बाद मेंस की। अब मेंस में डिफरेंट डिफरेंट एग्ज़ाम्स के लिए डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न रहता है। प्रीलिम्स का पैटर्न आपका सभी एग्ज़ाम्स के लिए सेम रहता है, बट मेंस में जैसे हम बात करें आरआरबी पीओ की, तो आरआरबी पीओ के अंदर हमारे पास 40 क्वेश्चंस रहते हैं और वेटेज रहती है 50 मार्क्स की। एंड एसबीआई पीओ के मेंस की बात करें तो 45 क्वेश्चंस रहते हैं एंड 60 मार्क्स का, एंड टाइम रहता है 60 मिनट। और अगर जेके बैंक के पीओ की हम लोग बात करें तो जेके बैंक के पीओ में इस बार जो आपका एग्ज़ाम रहने वाला है उसके अंदर मेंस में आपके पास सेम पैटर्न रहेगा जिस तरह से एसबीआई पीओ रहता है। 45 क्वेश्चंस रहेंगे 60 मार्क्स की, एंड टाइमिंग भी रहेगी 60 मिनट्स की। यहाँ पे जो आरआरबी पीओ की बात करें तो यहाँ पे जो टाइमर रहता है वो हमारे पास कंपोजिट टाइम रहता है टोटल 2 आवर्स का। ठीक है। एंड देन प्री एंड मेंस क्लियर होने के बाद हमारे पास थर्ड स्टेज आ जाती है इंटरव्यू। ओके। तो प्रीलिम्स के जो आपके मार्क्स रहते हैं ये काउंट नहीं होते हैं, बट मेंस के जो मार्क्स हैं ये आपके फाइनल जो आपकी सिलेक्शन बन होती है वहाँ पे काउंट होते हैं। ओके। देन आपका मेंस प्लस प्रीलिम्स के जो स्कोर रहता है ये मिलके आपकी फाइनल सिलेक्शन करते हैं। देन अगर हम बात करें क्लर्क के एग्ज़ाम्स की, तो जो क्लरिकल एग्ज़ाम रहता है इसमें हमारे पास 2 स्टेजेस रहती हैं। 2 स्टेजेस में फर्स्ट स्टेज सेम है प्रीलिम्स की, बाकी पीओ के एग्ज़ाम की तरह वहाँ पे भी सेम 35 क्वेश्चन एंड 35 मार्क्स का, टाइम 20 मिनट रहता है। और अगर सेकंड स्टेज में बात करें मेंस में, तो मेंस में आरआरबी क्लर्क की बात करें तो 40 क्वेश्चंस रहते हैं एंड वेटेज रहती है 50 मार्क्स की। देन एसबीआई क्लर्क में 50 क्वेश्चंस रहेंगे 60 मार्क्स का, और टाइमिंग रहती है हमारे पास 45 मिनट्स। और अगर जेके बैंक के जो बैंकिंग एसोसिएट का इस बार एग्ज़ाम है वहाँ पे आपको पता ही है कि कोई मेंस नहीं है, सिंगल डायरेक्ट एग्ज़ाम है। अब बात करते हैं कि किस तरीके से एग्ज़ाम क्लियर किया जाता है। तो आपके पास जो एग्ज़ाम में टाइमिंग रहेगी वो 20 मिनट्स रहते हैं एंड आपको क्वेश्चन करने होते हैं 35। तो मेन के अंदर प्रीलिम्स के अंदर जो मेन हमारा मोटिव रहता है किस तरीके से पेपर को एग्ज़ाम को क्लियर किया जाता है वो किया जाता है स्पीड पे। ठीक है। जो प्रीलिम्स के अंदर हमें सिर्फ स्पीड है जो एग्ज़ाम को विद इन टाइम पीरियड बाकी बच्चों से जल्दी हमें करवा सकती है। ओके। और अगर हम मेंस की बात करें तो मेंस में हमारे पास टाइम जो है एज़ कम्पेयर टू प्रीलिम्स काफ़ी ज़्यादा रहता है। वहाँ पे हमारा जो मेन होता है, मेन चीज़ क्या है, वहाँ पे हमारा कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। कंसेप्ट से हम लोग पेपर को क्लियर कर सकते हैं। ओके। तो प्री के अंदर आपके पास स्पीड की ज़रूरत है एंड मेंस में हमारे पास कंसेप्ट की ज़रूरत है। देन बात करें अगर हम सिलेबस की कि क्या सिलेबस रहता है एग्ज़ाम्स के लिए, तो सबसे पहले अगर हम बात करें प्री की, तो प्री में हमारे पास सबसे पहला टॉपिक आ जाता है अल्फ़ाबेट टेस्ट। अल्फ़ाबेट टेस्ट के अंदर हमारे पास इसमें अल्फ़ाबेट सीरीज़ आ जाती है। ओके। अल्फ़ाबेट सीरीज़ जिसमें आपको पता है अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज़ हम बोलते हैं, अल्फ़ाबेट्स प्लस सिंबल्स प्लस नंबर्स तीनों चीज़ें मिलके उसमें एक सीरीज़ दी जाती है, लंबी सी सीरीज़ दी जाती है जिसके ऊपर आपको एक 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। देन अल्फ़ाबेट टेस्ट आपको आता है अराउंड 5 मार्क्स का। देन सेकेंड टॉपिक आता है कोडिंग डी कोडिंग। कोडिंग डी कोडिंग भी वेरी करता है बट अराउंड 5 मार्क्स का आता है एग्ज़ाम के अंदर। अब कोडिंग डी कोडिंग के अंदर भी आपकी एक तो आपको पता ही है, एक तो सबसे सिंपल टाइप आती है जिसमें 1 मार्क का क्वेश्चन आता है। ठीक है। देन एक इसमें 5 मार्क का जो क्वेश्चन आता है उसमें हमारे पास आती है चाइनीज़ लैंग्वेज कोडिंग। ठीक है। जिसमें आपको पता ही होगा ला टा ना
इस टाइप की जो क्वेश्चंस होते हैं 5 मार्क्स की कोडिंग आती है इसमें हमारे पास, सॉरी तो अल्फ़ाबेट टेस्ट 5 मार्क्स का, कोडिंग डी कोडिंग 5 मार्क्स की। देन डिस्टेंस एंड डायरेक्शन हमारे पास 1 से 3 मार्क्स का आता है। अगर हम क्लरिकल की बात करें तो क्लरिकल के एग्ज़ाम में मेरे पास ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन भी आ सकता है, जिसमें हमारे पास एक ऐसे छोटी पजल टाइप क्वेश्चन होगा जिसके ऊपर हमारे पे 3 क्वेश्चंस पूछे गए होंगे। सेम चीज़ ब्लड रिलेशंस के साथ रहेगी, 1 से 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है इसके ऊपर भी। देन हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट आते हैं सिटिंग अरेंजमेंट प्लस पजल टेस्ट, जो मैक्सिमम पोर्शन जो है हमारे एग्ज़ाम का कवर करते हैं। अब हम मैक्सिमम पोर्शन की बात करूं तो जो सिटिंग अरेंजमेंट एंड पजल टेस्ट है हमारे पास, ये अराउंड 15 to 20 मार्क्स जो है आपके कवर करते हैं एग्ज़ाम के अंदर। ओके, अगर पीओ क्लरिकल की बात करें तो सिर्फ प्री की बात कर रहे हैं हम, तो क्लरिकल के अंदर प्री में आपको अराउंड 2 पजल्स दिखने वाली हैं। ठीक है, सिटिंग अरेंजमेंट प्लस पजल्स मिला के मिनिमम 2 रहती हैं। एंड अगर पीओ की बात करें तो ये आपको 3 से 4 क्वेश्चंस ऑफ 5 क्वेश्चंस ईच, यानी कि 15 to 20 क्वेश्चंस सिर्फ सिटिंग अरेंजमेंट और पजल में से आने वाले हैं। अब सिटिंग अरेंजमेंट एंड पजल्स की भी अलग अलग टाइप्स हैं, वो हम आगे डिस्कस करते हैं कि कौन कौन से टाइप्स हैं, किस तरीके से सिटिंग अरेंजमेंट और पजल्स आती हैं आपको। देन नेक्स्ट बात करें, इसके अंदर नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है 1 मार्क का एक क्वेश्चन आता है हमारे पास ऑर्डर रैंकिंग का। 1 से कभी कभार ये इसमें 3 मार्क्स का क्वेश्चन भी, क्योंकि इसी के ऊपर पजल भी पूछ सकता है वो। देन टॉपिक आते हैं एक सिलॉगिज्म एंड इनइक्वालिटीज़। ये दोनों टॉपिक्स जो हैं ये अभी तक हमारे पास 5-5 मार्क्स के आते थे। ठीक है, अलग अलग शिफ्ट्स के अकॉर्डिंगली आता था, किसी शिफ्ट्स में 5 मार्क्स में सिलॉगिज्म एंड किसी शिफ्ट्स में 5 मार्क्स में इनइक्वालिटीज़ आती थी पीओ के अंदर। एंड क्लरिकल के अंदर हमारे पास दोनों ही 5-5 मार्क्स के आते थे। बट आजकल थोड़ा सा पैटर्न चेंज हो चुका है, तो आजकल ये अराउंड 3 to 5 मार्क्स की पूछी जाती है। अराउंड 3 मार्क्स की इनइक्वालिटीज़ एंड 3 मार्क्स की सिलॉगिज्म पूछा जाता है। देन ये चीज़ भी हम डिस्कस करेंगे कि ये सिलॉगिज्म और इनइक्वालिटीज़ के जो क्वेश्चन है ये किस तरीके से आप लोग विद इन 30 to 35 सेकेंड्स के अंदर 5 क्वेश्चन जो हैं कवर करेंगे। देन नेक्स्ट आता है इनपुट आउटपुट एंड डाटा सफिशेंसी। ये दोनों टॉपिक आपके क्लरिकल के अंदर काफ़ी कम आते हैं, बट मेंस में आते ही आते हैं। एंड अगर पीओ की बात करें तो पीओ के प्री में भी किसी ना किसी शिफ्ट में ये टॉपिक्स आ जाते हैं, और जब ये आते हैं तो ये आते हैं आपके 5 मार्क्स के। तो इस तरीके से आपका बैंकिंग का प्री का एग्ज़ाम पैटर्न रहता है, जिसमें आपका टोटल 20 मिनट्स में 35 क्वेश्चंस आपको कवर करने हैं। तो अगर आप इसका कैलकुलेट करते हैं तो अराउंड 30 सेकेंड्स आपके पास पर क्वेश्चन में आते हैं, कि 30 सेकेंड्स अप्रॉक्सीमेटली आपको पर क्वेश्चन को देने हैं, तभी आप लोग 20 मिनट्स के अंदर 35 क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद अगर मैं बात करूं टाइप्स की, जो मैं बोल रहे थे किस तरीके से कौन कौन से टाइप्स की सिटिंग अरेंजमेंट एंड पजल्स रहती हैं, तो सबसे पहले अगर हम सिटिंग अरेंजमेंट में बात करें तो सबसे पहले हमारे पास आ जाती है लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट, जिसमें एक लाइन में एक रो में कुछ पर्सन्स बैठे होते हैं, या तो वो नॉर्थ फेस कर रहे होंगे या वो साउथ फेस कर रहे होंगे। ठीक है, या फिर कम्बिनेशन भी आ सकता है, सम नॉर्थ एंड सम साउथ का। देन सेकंड इसमें हमारे पास आ जाती है पैरेलल रो, इसमें कुछ पर्सन्स पैरेलल रोज में बैठे होते हैं, एक दूसरे के ऑपोजिट फेस कर रहे होंगे। सम पर्सन्स आर फेसिंग नॉर्थ एंड सम पर्सन्स आर फेसिंग साउथ। इसमें आपके पास 10 पर्सन्स भी हो सकते हैं, 12 पर्सन्स भी पूछ सकता है, 14 पर्सन्स भी पूछ सकता है, मतलब 5, 6 और 7 पर्सन्स ऑन वन साइड। देन ये भी हम लोग कवर करेंगे। देन इसके बाद आपकी सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट आता है, इसमें आपका सर्कल में कुछ लोग बैठे होते हैं, ये 8 लोग हो सकते हैं, 10 लोग हो सकते हैं, सारे के सारे इनसाइड फेस कर सकते हैं या आउटसाइड फेस कर रहे होंगे, या दोनों, सम आर इनसाइड एंड सम आर फेसिंग आउटसाइड। ठीक है, ये आपका सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट आ जाता है इस तरीके से। देन इसके बाद आपका स्क्वायर सिटिंग अरेंजमेंट में स्क्वायर बेस्ड टेबल हो सकता है, स्क्वायर बेस्ड अरेंजमेंट,
जिसमें आपके पास कुछ लोग कॉर्नर पे बैठे होंगे, कुछ लोग मिडल में बैठे होंगे। सेम चीज़ रहेगी, यहाँ सारे अंदर या सारे बाहर, या सम आर फेसिंग इनसाइड एंड सम आर फेसिंग आउटसाइड। देन रेक्टेंगल सिटिंग अरेंजमेंट आ जाता है। इसमें रेक्टेंगल बेस टेबल पे 6 लोग या 8 लोग बैठे होते हैं। देन इसके बाद एक ट्राइंगुलर सिटिंग अरेंजमेंट भी आता है। इसमें कुछ पर्सन्स ट्राइंगल की शेप्स में बैठे होंगे, 6 पर्सन्स, मे बी 3 ऑन ईच साइड एंड 3 ऑन ईच कॉर्नर। तो ये सिर्फ आपके हैं सिटिंग अरेंजमेंट्स अराउंड, ठीक है। जितनी भी टाइप्स थी, लीनियर, पैरेलल रो, सर्कुलर, स्क्वायर, रेक्टेंगुलर, ट्रायंगल, ये सारी टाइप जब हम सिंपल अपना सिंगल टॉपिक पढ़ेंगे उस टाइम पे हर एक टाइप आपकी कवर की जाएगी ताकि कुछ भी ना रह सके। देन अगर हम बात करें पजल्स की, तो पजल्स के अंदर आपके पास सबसे पहले आ जाती है फ्लोर बेस्ड पजल। देन आपके पास आती हैं बॉक्स बेस्ड पजल, ठीक है। देन हमारे पास आ जाती हैं मंथ बेस्ड, मंथ और ईयर बेस्ड पजल्स। देन इसमें हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन पजल्स आ जाती हैं, डिस्ट्रीब्यूशन पजल्स, ठीक है। जितनी भी टाइप्स की पजल्स आती हैं हम लोग सब हर एक चीज़ कवर करेंगे यहाँ पे। तो इसमें आपकी फ्लोर होगी, डिस्ट्रीब्यूशन होगी, कंपैरिजन बेस्ड हो गई, जिसमें कंपैरिजन मार्क्स का कंपैरिजन हो सकता है, वेट वगैरह का कंपैरिजन करके पजल्स हो सकती हैं, ठीक है। तो बॉक्स बेस्ड, फ्लोर बेस्ड कंपैरिजन, जितनी भी टाइप्स हैं ये हम लोग सभी कवर करेंगे। देन इसके बाद बात करते हैं अब मेंस में, कि मेंस में आपका क्या क्या सिलेबस रहता है। तो जितना आपका प्री का सिलेबस है वो आपका सबका सब रहेगा, बस फ़र्क क्या रहेगा उसके अंदर, जो आपका प्री के अंदर लेवल ऑफ एग्ज़ाम क्वेश्चंस था वो लो रहता है एज़ कंपेयर टू मेंस, ओके। और मेंस में आपके पास क्या रहेगा कि वही टॉपिक जो प्री में पूछे गए हैं उनका लेवल ऑफ टफनेस थोड़ा सा बढ़ जाता है, लेवल उनका इंक्रीज़ हो जाता है, ठीक है। तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्यों? क्योंकि प्री के अंदर आपके पास स्पीड ज़रूरत होती है, टाइम कम होता है, बट मेंस में आपके पास काफ़ी ज़्यादा टाइम रहता है एज़ कम्पेयर टू प्री। तो आपका बस कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, तो आप लोग क्वेश्चंस आराम से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर अब हम बात करें कि एक्स्ट्रा क्या रहता है, तो जितना आपका प्री का सिलेबस है वो तो रहता ही रहता है, इसके साथ हमारा एक पोर्शन ऑफ रीजनिंग ऐड हो जाता है जिसका नाम है क्रिटिकल रीजनिंग, ठीक है। इस पोर्शन में आपके कुछ टॉपिक्स आ जाते हैं, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, स्टेटमेंट एंड अजम्पशन, आर्ग्यूमेंट्स, कॉज एंड इफेक्ट, असर्शन, रीजन एंड इन्फ्रेंस, ये सारे टॉपिक्स आपके ऐड हो जाते हैं। एंड ये जो टॉपिक्स रहते हैं, कुछ एग्जाम्स में क्या रहता है कि आपके इन क्वेश्चन जो क्रिटिकल रीजनिंग का पोर्शन है, ये इसका हर एक क्वेश्चन आपको 2 मार्क्स का आता है। ये डिपेंड करता है डिफरेंट एग्जाम्स में, लाइक जैसे आपके पास 45 क्वेश्चन ऑफ 60 मार्क्स हैं, ठीक है। 45 क्वेश्चन 60 मार्क्स के रहते हैं आपके पास, तो उनमें या तो ओवरऑल क्वेश्चंस आपके 1.25 मार्क्स के सभी क्वेश्चंस रहते हैं, या फिर आपके ये जो क्रिटिकल रीजनिंग के टॉपिक्स हैं इनके पर क्वेश्चन जो है ये 2 मार्क्स का रहता है, ठीक है। तो आपके पास इसमें से 5 क्वेश्चन हो सकते हैं 10 मार्क्स के। तो ये पोर्शन एक ऐसा पोर्शन है कि इसमें आपको कुछ भी सॉल्व नहीं करना है, जस्ट थोड़ा सा दिमाग लगाना है आपको, और आपको क्वेश्चन पढ़ने के बाद सिचुएशन को देख के आंसर मार्क करना है, नथिंग एल्स, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर दूँ कि स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन का क्या मतलब है, तो स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन में क्या रहेगा, आपके पास एक स्टेटमेंट दी गई होगी जिसके अंदर कोई भी सिचुएशन हो सकती है, ठीक है, या कोई भी प्रॉब्लम डिस्कस की गई हो सकती है। आपको उसमें ऑप्शन में 4 ऑप्शंस दिए गए होंगे, उस 4 या 5 ऑप्शंस में से आपको देखना है कि इस जो भी ऊपर स्टेटमेंट दी गई थी उसकी क्या कंक्लूजन निकल के आ रही है। कंक्लूजन आप लोगों को पता ही है, क्या रिजल्ट, क्या सार निकल के आ रहा है। इसी तरह स्टेटमेंट एंड अजम्पशन में भी यही चीज़ है कि अजम्पशन में एक स्टेटमेंट ऊपर दी गई होगी, ठीक है, किसी के बारे में कोई सिचुएशन बता रहा होगा, तो आपको उसमें ये चीज़ बतानी है ऑप्शंस में से कि जिस भी पर्सन ने ये स्टेटमेंट बोली होगी या ये काम किया होगा उसकी क्या अजम्पशन रही होगी, कि उसने क्या सोच के ये चीज़ कही होगी या ये चीज़ की होगी। इसमें आप लोगों को पहली चीज़ बता दूं कि ब्रेन तो आपने यूज़ करना है, बट आपने अपना ओन लॉजिक नहीं लगाना है, खुद का कोई लॉजिक, जो चीज़
खुद के अपने यहाँ पे जिसे बोलते हैं ना, जज्बात नहीं बता देना कि ये चीज़ अगर आपको बुरी लगती है तो आप क्वेश्चन में भी वो चीज़ बोलेंगे, वो चीज़ नहीं करनी है। आपको एज ए यूनिवर्सल थिंकिंग करनी है कि क्या ये चीज़ क्या हो सकती है। इसी तरह से स्टेटमेंट एंड आर्ग्यूमेंट के अंदर एक कोई बात कर रही होगी, वहाँ पे आपको आर्ग्यूमेंट्स देने हैं, जैसे स्ट्रॉन्ग एंड वीक आर्ग्यूमेंट्स रहेंगे कि कौन सा आर्ग्यूमेंट स्ट्रॉन्ग है, कौन सा आर्ग्यूमेंट ऐसा है जो इस स्टेटमेंट को सपोर्ट करता है, किसी कॉज को सपोर्ट करता है। देन कॉज एंड इफेक्ट रहेगा, दो स्टेटमेंट्स दी गई होंगी, तो आपको बताना है कि इन दोनों में से कौन सी कॉज है एंड कौन सी इफेक्ट है। ठीक है। देन असर्शन रीजन, सेम एक स्टेटमेंट होगी, उस स्टेटमेंट का क्या रीज़न है कहने का या करने का, वो चीज़ रहेगी असर्शन एंड रीज़न। देन लास्ट रहेगा इन्फ्रेंस। इन्फ्रेंस का भी मतलब क्या होता है, कंक्लूजन ही होता है, बट कंक्लूजन और इन्फ्रेंस में डिफरेंस क्या है कि जो कंक्लूजन रहता है वो डायरेक्ट होता है, कि डायरेक्ट आपको स्टेटमेंट से दिख के पता लग रहा होगा, लेकिन इन्फ्रेंस होती है वो इनडायरेक्ट होती है, कि आपको डायरेक्टली कंक्लूजन निकल के नहीं दिखती, आपको उसमें से डिराइव करनी पड़ती है। ओके। अगर मैं इस चीज़ के आपको एक एग्जांपल दूं, तो फॉर एग्जांपल आप मान लें कि किसी क्लास में 100 स्टूडेंट्स हैं, तो अगर मैं बात करूं कि इसमें से 70% स्टूडेंट्स जो हैं वो पास हो गए हैं, तो जो अब इसमें से कंक्लूजन क्या निकल के आएगी कि 70% पास होने का मतलब 70 स्टूडेंट्स पास हो गए। ठीक है, ये आपकी क्या रहेगी, कंक्लूजन रहेगी, जो आपको डायरेक्टली डिराइव हो रही है। लेकिन इन्फ्रेंस इसमें से क्या रहेगा कि अब ये 70 तो पास हो गए, लेकिन जो बचे हुए 30 हैं वो क्या हो गए, फेल हो गए हैं। तो ये जो 30 फेल हो गए हैं, ये रहेगी आपकी इन्फ्रेंस, जो डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्टली आपने डिराइव की है इसके अंदर से, तो ये आपकी इन्फ्रेंस आ जाती है। ठीक है। बाकी जब हम ये टॉपिक पढ़ेंगे उस टाइम पे हम अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे और काफ़ी क्वेश्चंस भी इसके ऊपर प्रैक्टिस करेंगे। तो ये आपका इस तरीके से बैंकिंग का एग्ज़ाम रहता है। बैंकिंग के पेपर में रीजनिंग पोर्शन की बात करें तो ये आपका इस तरीके से पैटर्न रहता है। बाकी हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कि मैं आपको हर एक चीज़ यहाँ पे बता दूँगा कि किस तरीके से आपको विद इन 20 मिनट्स में 35 क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने हैं। ठीक है, विद स्पीड एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या रहेगी, विद एक्यूरेसी। ये आपको पता ही है, बैंकिंग के अंदर बैंकिंग एग्जाम्स में एक्यूरेसी आपकी बहुत ज़्यादा मैटर करती है। ठीक है, तो यही चीज़ कोशिश करेंगे कि हर टॉपिक बाय टॉपिक, जब सिंगल सिंगल टॉपिक में हर टॉपिक पे आपको इंडिविजुअली एक्सप्लेन कर देंगे उस टॉपिक के क्वेश्चंस को किस तरीके से एग्ज़ाम के अंदर अटैम्प्ट करना है, किस तरीके से हमने पेपर को कवर करना है। ठीक है, तो जिस तरीके से आपको बताया था कि जो सिटिंग अरेंजमेंट एंड पज़ल, आपको पता ही है कि हमारा सबसे ज़्यादा पोर्शन जो है सिटिंग अरेंजमेंट एंड पज़ल कवर करता है। तो ये जो दो टॉपिक्स हैं, इसके अगर मैं पीओ की बात करें तो जैसे आपको पता है 50 से 20 क्वेश्चंस हैं। तो ये हमारा एग्ज़ाम के अंदर अटैम्प्ट करने का क्या मोटिव रहेगा, किस तरीके से हम लोग एग्ज़ाम के अंदर अटैम्प्ट करेंगे, वो चीज़ भी मैं आपको जब हम टॉपिक करेंगे तो उस वहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो अभी के लिए यही है कि हम एग्ज़ाम में करते क्या हैं, छोटा सा आपको बता दूं तो हम पहले जितने भी बाकी टॉपिक्स रहते हैं सभी वो टॉपिक्स कवर कर लेते हैं। देन उसके बाद लास्ट में हम लोग सिटिंग अरेंजमेंट एंड पजल के क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करते हैं, ताकि हम लोग जो है अपना पेपर को है मैक्सिमम टू मैक्सिमम अटैम्प्ट कर सकें। ठीक है, तो मैं अपना बताऊँ आपको तो हम लोग क्या करते हैं पेपर के अंदर कि कोशिश यही रहती है कि जितने भी, अगर मैं मान के चलें कि 15 क्वेश्चन हमारे पजल्स के हैं या सिटिंग अरेंजमेंट प्लस करके, तो कोशिश यही रहती है कि 10 to 12 मिनट्स के अंदर बाकी के जितने मेरे क्वेश्चंस हैं 20 to 25 क्वेश्चंस वो कवर कर लिए जाएं मिसलिनियस टॉपिक्स के। एंड में जाके जो हमारे पास टाइम बचता है 8 to 10 मिनट्स, उसके अंदर हम ये अपने 3 क्वेश्चन सॉल्व करें। ठीक है, अब आप एक चीज़ देख सकते हैं कि जब हम क्वेश्चन कर रहे हैं तो हम एक सिटिंग अरेंजमेंट या पज़ल सॉल्व करेंगे तो उसमें हमारे पास कम से कम 2 से 2.5 मिनट हमने मैक्सिमम लगाने हैं उन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। और एक बार अगर आपने एक सिटिंग अरेंजमेंट या पज़ल सॉल्व कर ली तो आपको पता है आप एक क्वेश्चन नहीं बल्कि 5 क्वेश्चंस के फिर आंसर दे देंगे। बट एग्जाम में यही चीज़ करनी है कि सबसे पहले आपने इन सिटिंग अरेंजमेंट और पज़ल के क्वेश्चन को अटैम्प्ट नहीं करना है। कि अगर आपने एक बार सिटिंग अरेंजमेंट पज़ल स्टार्टिंग में अटैम्प्ट कर ली और बाय द वे अगर आपसे मान लो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता, तो दो चीज़ों का नुकसान करोगे। एक तो अपना टाइम तो नुकसान किया ही किया, और अपना मोराल भी आप थोड़ा डाउन कर लोगे कि जब आपको लगेगा कि मैं स्टार्टिंग के क्वेश्चन ही नहीं कर पा रहा या नहीं कर पा रही। ठीक है,
तो इसी तरीके से किस तरीके से एग्ज़ाम में करना है पेपर को, ये अच्छे से हम सिंगल सिंगल टॉपिक जब हम अपना पढ़ेंगे उस टाइम पे एक्सप्लेन करेंगे। तो अभी के लिए इतना ही। आपको जो भी एग्ज़ाम का सिलेबस है, पैटर्न है, वो अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। ठीक है, तो अभी के लिए थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जुड़े रहें ट्रिपल एस के साथ। थैंक यू।